हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे यूजीसी नेट को लेकर। जो कैंडिडेट्स हैं उनके मन में अलग अलग प्रकार के डाउट्स बने हुए हैं। तो आज की वीडियो में जितने भी यूजीसी नेट को लेकर आपके मन में डाउट है उन सभी सवालों का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और यूजीसी नेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे पहला तो प्रश्न हमारा यही होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप लोग के स्टार्ट हो गए हैं। 21 जो अप्रैल है वो एप्लीकेशन 21 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। 10 मई तक आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। फीस के लिए भी 1-2 दिन और एक्स्ट्रा दिए गए हैं, आप अपने सबमिट करवा सकते हैं 11-12 मई तक। लेकिन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको 10 मई तक भर देना है। तो इसके बारे में रिगार्डिंग तो मैं एक वीडियो बना चुकी थी, लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ डाउट्स हैं, कुछ यूजीसी नेट को लेकर इस साल कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उन पर हम थोड़ी सी चर्चा बातचीत आज करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। और हिंदी साहित्य से जो भी कैंडिडेट यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हैं वो हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल से जुड़ सकते हैं। और काफ़ी जो सिलेबस है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, और मई तक मेरी मतलब टारगेट है कि प्लानिंग है कि मैं मई तक जो है आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज कुछ डाउट्स को लेकर हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले तो यही था कि एप्लीकेशन फॉर्म 21 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। 10 मई तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो है कि मैम एग्ज़ाम कब है। तो 16 जून को अभी इसकी जो डेट है एग्ज़ाम की वो निश्चित की गई है। तो 16 जून को आपको एग्ज़ाम होगा इसका यूजीसी नेट का। उसके बाद कुछ इन्होंने पैटर्न चेंज किया है। जैसे कि अभी तक आपको पता है कि ऑनलाइन मोड से इसका यूजीसी नेट का पेपर लिया जाता था, लेकिन इस बार आपका OMR बेस्ड आपका पेपर लिया जाएगा। यानी कि पेन से आपको गोले काले करने हैं, इस प्रकार से होगा। और OMR बेस्ड है, यानी कि ऑफलाइन आपका पेपर होगा। दूसरा जो डाउट है वो ये बनता है कि पेपर कितने होंगे, क्योंकि जो कई कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल न्यू हैं, फ्रेशर हैं, तो उनको इस बात का ध्यान रखना है। तो जो पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। एक पेपर कॉमन पेपर होता है, जनरल पेपर जो सभी सब्जेक्टों का एक जैसा रहने वाला है, और दूसरा पेपर जो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है। ठीक है, जैसे कि हिंदी के स्टूडेंट उनका हिंदी का, इंग्लिश वालों का इंग्लिश का। और जो फर्स्ट पेपर आएगा वो कॉमन आएगा। जो फर्स्ट पेपर है वो 50 मार्क्स का रहने वाला है, और हर एक जो क्वेश्चन है आपका प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा। यानी कि फर्स्ट पेपर में 50 प्रश्न होंगे और 100 नंबर का होगा। एक प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो आप 2 नंबर कैरी करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर होगा दूसरा पेपर होगा, और दोनों पेपर सेम डे होंगे। दोनों पेपर के बीच में कोई भी समय का जो है गैप नहीं है, आपके कंटिन्यू होंगे। और जो दूसरा पेपर होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसमें क्वेश्चन आपके 100 होंगे, और 100 क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो 200 होंगे। यानी कि 1 जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स को कैरी करेगा। तो कितने हो गए आपके 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर, और जो सेकंड पेपर है वो 200 मार्क्स का होने वाला है। तो टोटल जो है 300 मार्क्स के आपके पेपर होंगे। उसके बाद ये डाउट था, फिर आता है कि क्या नेगेटिव मार्किंग है। नो नेगेटिव मार्किंग जैसे कि पहले होता था, अब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप किसी प्रश्न का गलत आंसर भी करते हैं तो आपका सही में से कोई भी आपके जो मार्क्स हैं वो नहीं काटे जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब मैंने मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपको बता दिया, OMR बेस्ड होगा, ऑफलाइन होगा। मार्किंग स्कीम मैंने आपको बता दी, नो नेगेटिव मार्किंग। और आपका एग्ज़ाम जो डेट है वो 16 जून है, और जो ओपनिंग डेट है वो भी मैंने आपको बता दी है। अब पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है, इस पर भी हमने बात कर ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और कई कैंडिडेट का क्वेश्चन रहता है कि JRF की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। तो एक तो आपको JRF की जो पहले हम कुछ पॉइंट्स हैं मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, उन्हीं पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं। जो JRF की एज लिमिट है वो JRF मतलब किस एज तक मिलता है, तो आपकी 30 ईयर्स तक वो जो है
जेआरएफ एलिजिबिलिटी जो है वो आपका, अगर आप मान लो कोई कैंडिडेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेता है तो वो उसके अंदर उसको स्कॉलरशिप मिलती है जब वो पीएचडी करते हैं उस विद इन उन 3 इयर्स में। 3 इयर्स के दौरान उनको पीएचडी में एडमिशन लेना है और तभी उनका जेआरएफ का मतलब जो है वो उसका कोई वैल्यू है। 3 इयर्स तक आपको उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। 3 इयर्स तक वो एलिजिबल है कैंडिडेट जो जेआरएफ क्वालिफाई करता है। ठीक है, उसके बाद है जेआरएफ की एज लिमिट क्या है। तो जेआरएफ 30 इयर्स तक है, 30 इयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जो ये एज है आपकी, जिस मंथ में आपके एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे, यानी कि एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपका जून में एग्ज़ाम होने वाला, तो 1 जून 2024 से जो आपकी एज है वो वहाँ से काउंट होगी। 30 इयर्स से आपकी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नॉट मोर देन 30 इयर्स, ये उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और अगर कोई कैंडिडेट किसी अनदर सब्जेक्ट का है और बहुत ही डिटेल से पढ़ना चाहता है तो मेरे SY हिंदी प्लेटफॉर्म जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने वो PDF डाल दी है, उस पर फुल डिटेल है, 54 पेजेस की एक बुकलेट है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो था जेआरएफ एज रिलैक्सेशन है, तो मतलब नॉट मोर देन 30 इयर्स, ये तो जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हो गया। लेकिन जो SC ST OBC हैं और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी है। तो एज रिलैक्सेशन जो है 5 इयर्स तक का एज रिलैक्सेशन है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि मैम क्या MA वाले कैंडिडेट UGC नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, जो MA में कोई कैंडिडेट स्टूडेंट पढ़ रहा है, मान लो MA फर्स्ट ईयर में है, MA के फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकंड सेमेस्टर में है या किसी भी सेमेस्टर में है, तो वो UGC नेट के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन हाँ, जैसे कि आज से आपने अप्लाई किया, इस साल से आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो 2 साल के अंदर अंदर आपको जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो आपको क्वालिफाई करनी है। मतलब जो 55 मार्क्स हैं वो आपको लेने ही लेने हैं और 2 साल के अंदर आपकी मास्टर डिग्री भी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन हाँ, आप एग्ज़ाम में अभी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो एक नेक्स्ट प्रश्न और है, क्या MA वाले अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का मैंने आपको जवाब दे दिया। एक बात और है कि जो 4th ईयर्स, जैसे कि हमारी NEP 2020 आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसके तहत 4 इयर्स का जो स्नातक का जो डिप्लोमा है, डिग्री है, वो चलाया गया है। 4 इयर्स जो प्रोग्रामिंग सेट की गई है स्नातक के लिए। देखो 2 अक्षर होते हैं, एक स्नातक और एक स्नातकोत्तर। तो स्नातक शब्द जो हम ग्रेजुएशन के लिए यूज करते हैं, BA के लिए यूज करते हैं, मतलब BEd बैचलर डिग्री के लिए जो यूज करते हैं, तो स्नातक शब्द यूज करते हैं हिंदी में। तो जो 4 इयर्स डिग्री धारक हैं वो PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और PhD के लिए अपर एज लिमिट क्या है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट और था कि आप जब फॉर्म भरें उसको आप ध्यान से समझें कि आपको कैसे फिल करना है। आपको उसमें आपको 3 कैटेगरी मिलेंगे, 3 गोले मिलेंगे आपके उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा। तो एक सीधे से एग्जाम्पल से समझते हैं उसको किस प्रकार से आपको समझना है। पहले गोले में गोला मिलेगा कि आपको वो टिक करना है और उसके आगे आपको मिलेगा JRF, नेट और फिर PhD। अगर आप जो न्यू कैंडिडेट हैं वो JRF नेट, और देखो हर कैंडिडेट जो नया अप्लाई करता है वो ये चाहेगा कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में JRF भी निकले, मेरा नेट भी निकले। तो JRF निकलेगा तो नेट तो निकल ही जाएगा, और JRF अगर क्वालिफाई है तो PhD भी हो जाएगी। तो जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो यही चाहेगा। दूसरा जो कॉलम मिलेगा आपको, उसमें आपको मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता, यानी कि नेट ऑब्लिक आपका क्या मिलेगा, दूसरा PhD। देखो अब इसमें क्या है कि कोई कैंडिडेट है, ठीक है, जिसके पास मान लो नेट ऑलरेडी क्वालिफाई, फिर तीसरी कैटेगरी में आपको ओनली PhD मिलेगा। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट है जिसका नेट तो पहले से ही क्वालिफाई है और JRF के लिए उसकी एज लिमिट अभी नहीं बच रही है, तो वो क्या करेगा, वो मान लो PhD करना चाहता है, तो वो क्या भरेगा, वो तीसरा गोला भरेगा।
ठीक है। अगर तीसरे गोले में वो एलिजिबल होता है तो वो पीएचडी के लिए एलिजिबल रहेगा। और इन सब बातों पर डिटेल से मैंने एक और वीडियो डाली थी, उस पर भी मैंने आसान शब्दों में समझा रखा है। अगर फिर भी आपके कोई डाउट बनता है तो आप समझ सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे दूसरी कैटेगरी बताई मैंने, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर है और दूसरा क्या है, पीएचडी है। मान लो असिस्टेंट उस कैंडिडेट का वो है कि जेआरएफ नहीं लेना चाहता, उसकी एज नहीं है, तो वो क्या कौन सा कॉलम भरेगा, वो दूसरा कॉलम भरेगा कि उसे असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए और पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए। ठीक है। अगर किसी का नेट जेआरएफ मतलब जेआरएफ की एज नहीं है और नेट ऑलरेडी क्वालिफाई है तो वो तीसरा कॉलम अप्लाई करेगा। ठीक है। तो ये था, मैंने आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। और अगर आप हिंदी साहित्य से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल से जुड़ सकते हैं, बेझिझक जुड़ सकते हैं। निःशुल्क आपको पूरा जो कोर्स है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये कुछ डाउट्स थे, मुझे लगा कि बता देने चाहिए क्योंकि नए चेंजेस हुए हैं। और जो एग्ज़ाम है आपका वो 3 घंटे का रहेगा, 180 मिनट्स आपकी रहेंगी। ठीक है। तो ये थे कुछ डाउट्स जो मुझे लगे कि बच्चों के साथ हमें मतलब शेयर करने चाहिए। और हाँ, आपका जो एग्ज़ाम है वो दोनों लैंग्वेज में आता है। तो हिंदी वालों का तो हिंदी में रहने वाला है, लेकिन जो फर्स्ट पेपर होगा वो दोनों लैंग्वेज में होगा। और जो आपका पेपर के क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, सब्जेक्टिव टाइप नहीं रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, किसी भी एक ऑप्शन पर आप टिक कीजिए और 2 मार्क्स आप गेन कीजिए अगर आपका आंसर राइट है तो ये मेरी कुछ मुझे लगा कि कुछ कैंडिडेट्स को ये बातें, जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हें बता देनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हमारे साथ इसी प्रकार की और खबर पाने के लिए। धन्यवाद।